हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा हिंदी का 8वां चैप्टर चलेगा जो है समास। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, यदि मैं समास की परिभाषा की बात करूँ भाई, क्या होती है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है ना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं भाई? समास। ठीक है। जैसे गंगा जल, राजपुत्र, नीलकंठ। ठीक है। एग्जाम्पल समझो भी इसको। जैसे पहला एग्जाम्पल है इसका, गंगा जल भाई। ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? गंगा का जल। ठीक है। इसमें तीन शब्द हैं। पहला गंगा है, ठीक है, जो हमारा पूर्व पद है, मतलब पहला पद पूर्व पद है। ठीक है। और जो का है ना, ये क्या है? कारक की विभक्ति है भाई। ठीक है, कारक की विभक्ति। और मैंने आपको कारक पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना भाई, आपको पता होना चाहिए ये कौन से कारक की विभक्ति है। ठीक है। और ये जल क्या है? ये आपका उत्तर पद है, मतलब बाद का पद, उत्तर पद है भाई। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इसकी परिभाषा क्लियर हुई आपको? जैसे मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक कितने शब्द हो गए? गंगा एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीन ये हो गया। ठीक है भाई, तीन शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं? गंगा जल। ठीक है। तो उसकी परिभाषा क्या कहती है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं भाई? समास कहते हैं। ठीक है ना। आपको परिभाषा क्लियर होनी चाहिए भैया। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल इसका क्या है। देखो, सेकंड एग्जाम्पल है राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र। तीन शब्द मिलकर बना रहे हैं एक शब्द, कौन सा? राजपुत्र। ठीक है ना भाई, इसको समझो। जैसे राजपुत्र भाई, चल जा भाई। ठीक है। राज मतलब राजा का पुत्र भाई। ठीक है। आपको पता है ये क्या है? ये आपका पहला पद है। का क्या है? ये आपकी क्रिया, मतलब कारक है, कारक की विभक्ति है, मतलब ये। ठीक है भाई। पुत्र ये आपका तीसरा पद है भाई। ठीक है। मतलब तीन पद हैं। तीन पद मिलकर क्या बना रहे हैं? एक पद, जो क्या है? राजपुत्र। ठीक है ना भाई। तीन शब्द मिलकर भाई एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। ये तो हमारा समास है। समास ये तो है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं भाई। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भाई इसकी परिभाषा क्लियर हुई होगी। ठीक है ना। अब देखो, इसी प्रकार से नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव जी। ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई समास के प्रकार की। देखो, समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं भाई। ठीक है। कौन कौन से? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विलिंगी समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास भाई। ठीक है ना। ये 6 प्रकार होते हैं समास के। ठीक है। कौन कौन से? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विलिंगी समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास भाई। ठीक है ना। अब बात करते हैं एक एक के बारे में डिटेल में। ठीक है। देखो, नोट, अभी पहले नोट देखते हैं। समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया भाई समास विग्रह कहलाती है। ठीक है ना। जो चीज़ मैंने आपको समझाई पीछे, गंगा जल। ठीक है ना। इस तरह से अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी समास विग्रह। ठीक है। जैसे गंगा जल, ये वाला पहला पद को बोलेंगे पूर्व पद और जल को बोल देंगे आपको उत्तर पद। ठीक है। इसी प्रकार से राजपुत्र, राज क्या है? पूर्व पद, पुत्र क्या है? उत्तर पद भाई। ठीक है ना। ये होता है समास विग्रह भाई। ठीक है। अब देखो, अव्ययीभाव समास क्या होता है, इसको समझो। जिस समास का पहला पद अव्यय या प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं भाई। ठीक है। इस समास का आपको पहला पद भाई प्रधान मिलेगा।
ठीक है ना, ये बात समझनी है आपको। जो अर्थ निकलेगा ना वो पहले पद के द्वारा ही निकलेगा, ठीक है ना, ये बात समझनी है। देखो नोट देखो, अव्ययी भाव समास में उपसर्ग आ, अनु, प्रीति, भर, यथा, यावत, हर साफ साफ दिखाई देते हैं भाई, ठीक है ना। इस समास में आपको उपसर्ग साफ साफ दिखाई देंगे और पहला पद जो है ना आपका उपसर्ग होगा, ये बात भी आपको समझनी है, ठीक है ना। और मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं भाई, ठीक है, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। जैसे आजीवन, जैसे भाई आ जीवन, ठीक है भाई। आपको पता है इसमें आ जो है ना ये क्या है, उपसर्ग है भाई, उपसर्ग, ठीक है, संस्कृत का उपसर्ग है ये, ठीक है। हमारे पास कोई शब्द था जीवन, ठीक है, जीवन शब्द था कोई, हमने जोड़ दिया इसके आगे उपसर्ग आ, ठीक है, आ जोड़ दिया तो क्या हो गया ये आजीवन, ठीक है। और यही आपका कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास, जिसका पूर्व पद उपसर्ग हो भाई, उपसर्ग हो, उसे कहते हैं क्या भाई, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना, ये बात समझनी है आपको, ठीक है। और मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाए हैं, ठीक है, जैसे आ, अब, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दुर, दुस, प्र, परा, प्रति, परि, उत, उद, ठीक है। ये आपके संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं भाई, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं पीछे, ठीक है भाई। और आपको भी इस तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इस तरह से सेकंड है अनुरूप, अनुरूप, अनुरूप भाई, ठीक है। इसमें आपको उपसर्ग अनु साफ साफ दिखाई दे रहा है, अनु, ठीक है ना। और जहां भी आपको पहला पद उपसर्ग दिखाई दे जाए ना वो आपका हमेशा अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है ना। और इसका जो अर्थ निकलेगा ना वो उपसर्ग की सहायता से निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि उपसर्ग आपको पता ही है, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और आगे लगने के बाद उसका अर्थ ही बदल देते हैं भाई, ठीक है ना, वो होते हैं उपसर्ग, ठीक है, ये बात आप समझ गए। और जो सबसे बेस्ट तरीका है ना पहचानने का, आपको ये याद होना चाहिए, आ, अनु, चल जा भाई, आ, अनु, प्रीति, भर, आ, अनु, प्रीति, भर, यथा, यावत, हर, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं जो आपको पता होना चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए ये आपको, ठीक है। अगर आपको ये शब्द याद है ना आपको इनमें से मिल जाएगा एग्जाम्पल जो है इनका, ठीक है। जैसे प्रतिदिन, इसमें उपसर्ग कौन सा है, प्रति, ठीक है। भर पेट, भर, यथासंभव, यथा, ठीक है। हर रोज, हर, ठीक है ना। जहां भी आपको ये सब दिखाई दे जाए ना वो आपका हमेशा अव्ययी भाव समास होगा भाई, ठीक है ना, यही इसकी पहचान की ट्रिक्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भी नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर भी अव्ययी भाव समास होता है भाई, ठीक है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर भी अव्ययी समास होता है, जैसे रातों रात, रातों रात, एक ही शब्द दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, रातों रात, ठीक है, एक ही शब्द दो बार आ रहा है, ठीक है। और जहां भी एक शब्द की पुनरावृत्ति हो वहां पे आपका हमेशा अव्ययी भाव समास ही होगा, ठीक है ना, ये बात भी समझनी है आपको। इसी प्रकार से देखो बीचों बीच, ठीक है, दिनों दिन, ठीक है ना भाई, ये बात आपको समझनी है भाई, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड तत्पुरुष समास भाई, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है ना। जिस भी समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे भी राज,
पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ इसमें का क्या है, ये कारक ही तो है, कारक की विभक्ति नहीं है ये, बताओ मुझे आप। कारक की विभक्ति है भाई ये, ठीक है ना। ये क्या हो गई थी यहाँ पे, लुप्त हो गई थी राजपुत्र में, ठीक है। जब मैंने इसको ब्रेक कराया ना, जब दिखाई दिया मुझे राजा का पुत्र, ठीक है, कि इसमें कारक की विभक्ति है, ठीक है। लेकिन जब ये इस तरह से लिखा हुआ था ना राजपुत्र, तो मुझे कारक की विभक्ति दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है ना। ये बात समझनी है आपको, क्या होता है तत्पुरुष समास। दो पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, ठीक है। इसका जो पहला मतलब दूसरा जो पद है ना, वो होता है प्रधान। ये छोटी सी परिभाषा जो है ना आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे सीधी पूछ ली जाए, ठीक है ना, कि किस कारक का उत्तर पद प्रधान होता है, बताओ भी। तो आपको बताना है तत्पुरुष समास का, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है भाई ये, इसको देखो। तत्पुरुष समास में सामसिक शब्द को तोड़कर चेक करते हैं कि उनमें किस कारक की विभक्ति का प्रयोग हो सकता है, और उसी आधार पर इस समास के 6 भेद किए गए हैं, ठीक है। भाई मैं आपको अगर सिंपल भाषा में बताऊँ ना, तो कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। आपने कारक पढ़ा है ना, आपने कारक पढ़ा है, ठीक है, और मैंने आपको कारक पढ़ाया हुआ है, ठीक है भाई। और कारक के मैंने पढ़ाया था आपको 8 भेद, 8 भेद, ठीक है। कौन कौन से थे वो? फर्स्ट था कर्ता कारक, कर्ता कारक। सेकंड था कर्म कारक। थर्ड था करण कारक। फोर्थ था संप्रदान, संप्रदान कारक। फिफ्थ था अपादान कारक, ठीक है। छठा था संबंध कारक, संबंध कारक, ठीक है ना भाई। सातवां था आपका अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और आठवां था आपका संबोधन, बोधन कारक भाई, ठीक है। ये आपके 8 कारक थे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। आपको करना क्या है भाई, इसमें आपको 2 कारक छोड़ने हैं, ठीक है। कर्ता कारक को छोड़ दो, नहीं आपको नहीं पता क्या था कर्ता कारक, ठीक है, तत्पुरुष समास के लिए, ठीक है। और आपको जो 8वां कारक है ना संबोधन कारक, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो ये बाकी जो बचे हुए हैं ना 6, यही आपके तत्पुरुष समास में प्रयोग होंगे, ठीक है। कर्म कारक, करण कारक, और संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, ठीक है भाई। ये आपके 6 कारक हैं जो आपको तत्पुरुष समास में प्रयोग करने हैं, ठीक है। और आपको सबकी विभक्ति याद होंगी, ठीक है। अगर याद नहीं है तो देखो, मैंने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, भी याद होने चाहिए बिल्कुल ही आपको ये, ठीक है ना, इनको बिल्कुल याद कर लो अच्छे से। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए भैया, अलगाव, अलगाव के लिए, ठीक है। संबंध का की के, का की के, रा, री, रे, ठीक है ना, इस तरह से। अधिकरण में मैं, में और पर भाई, ठीक है। ये कारक की विभक्तियां हैं, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है ना, तो भी तत्पुरुष समास में कुछ भी नहीं है, ये समझ लो बस आप। अब देखो फर्स्ट है हमारा कर्म तत्पुरुष, ठीक है। आपको पता है इसकी विभक्ति होती है को, ठीक है भाई। जैसे पाकिट मार, मुंह तोड़,
एग्जाम्पल है इसके, देखो, पाकिट मार, मुंह तोड़, चिड़ी को मार, शरणागत, ठीक है ना। पाकिट, चल जा भाई, अरे यार ये पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। पाकिट मार, ठीक है, क्या मतलब इसका, पॉकेट को मार, चल जा यार, एक तो ये पेन जो है ना चलता भी नहीं है सही से। पाकिट मार, ठीक है, तो इसमें आपको विभक्ति दिखाई दे रही है को, ठीक है ना। कौन से कारक की विभक्ति है ये, कर्म कारक की भी, ठीक है ना। इस तरह से आपको पहचान लोगे आप आसानी से इस चीज़ को, ठीक है। अगर आपने कारक पढ़े हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इसी प्रकार से देखो, करण तत्पुरुष से के द्वारा, जैसे रोगग्रस्त, मतलब रोगग्रस्त, तो इसको अगर मैं तोड़ूं तो क्या हो जाएगा, रोग से ग्रस्त, ठीक है भाई, रोग से ग्रस्त है भाई, मतलब रोग से पीड़ित है, ठीक है भाई। इस तरह से तोड़ के देख लेंगे इसको, ठीक है। तर्क संगत, तर्क से संगत, रेखांकित, रेखा से अंकित, ठीक है। तुलसी करत, करत, तुलसी के द्वारा करत, ठीक है ना। इसी प्रकार से भी देखो इसको, एक एग्जांपल देख लो, तुलसी, तुलसी करत, इसको कैसे तोड़ेंगे, तुलसी के द्वारा करत भाई, ठीक है ना। इस तरह से इसको ब्रेक कर लेंगे। इसी प्रकार से थर्ड है संप्रदान कारक भाई, इसमें के लिए विभक्ति प्रयोग होगी, जैसे कन्यादान, कन्या के लिए दान, जैसे कन्या क्या होगी, कन्या के लिए दान, के लिए दान भाई, ठीक है ना। इसमें कारक की विभक्ति कौन सी प्रयोग हो रही है, के लिए, ठीक है। कौन सा कारक है, संप्रदान, ठीक है। इस तरह से आपको तोड़ के देखने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष जो है से, ठीक है। जो रोग मुक्त, मतलब रोग से मुक्त, मतलब रोग से भाई मुक्त हो चुका है अब ये, ठीक है। पथ भ्रष्ट, मतलब पथ से भ्रष्ट, मतलब पथ से भाई अपने भ्रष्ट हो चुका है, ठीक है। धर्म विमुख, मतलब धर्म से विमुख है, ठीक है ना, अलग होने की बात आ रही है, ठीक है भाई। धनहीन, मतलब धन से हीन है भाई, धन नहीं है इसके पास, ठीक है ना। इस तरह से संबंध तत्पुरुष काकी के, जैसे गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है, जैसे भाई गंगा जल, गंगा जल मतलब गंगा का जल, ठीक है ना। इस तरह से तोड़ देख लेंगे। वो जो एक का है, ये क्या है आपका, ये आपका कारक की विभक्ति है, ठीक है ना। किस कारक की, संबंध कारक की भाई, ठीक है ना। ये संबंध कारक, संबंध कारक की विभक्ति है भाई, ठीक है। इस तरह से आपको चीज़ें पहचाननी है, ठीक है भाई। इस तरह से राजपुत्र, राजा का पुत्र, देश रक्षा, देश की रक्षा, ठीक है ना। हिमालय, हिम का आल्य, विद्यासागर, विद्या का सागर, ठीक है भाई। इसी तरह से अधिकरण तत्पुरुष में और पर, जैसे सर्वोत्तम, मतलब सब में उत्तम, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ठीक है भाई। देखो इसको भी समझ लो, जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ठीक है। आपको ब्रेक करके थोड़ा पड़ेगा, मतलब चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। में आ रहा है, और में आपको पता है किस में आता है, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में भाई, ठीक है ना। बस इस तरह से आपको चीज़ें ब्रेक करके देखनी है, ठीक है। इसी तरह से भाई आगे क्या है, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, आप बीती, आप पर बीती, ठीक है ना। इस तरह से भाई अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड है कर्मधारय समास। ये क्या होता है, देखो, कर्मधारय समास में दूसरे पद की विशेषता पहला पद बताता है, ठीक है ना। आपको ये बात समझनी है, कर्मधारय समास में भाई दूसरे पद की विशेषता हमेशा पहला पद बताएगा, ठीक है ना। जैसे नील कमन, मतलब नील गगन, गगन कैसा है, नीला है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नोट है पहले नोट देखते हैं। कर्मधारय समास में
पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, ठीक है ना। कर्मधारय समास में जैसे एग्जाम्पल देखो, नील गगन, ठीक है। पूर्व पद कौन सा है आपका, ये आपका पूर्व, भाई यार एक तो पेन पता नहीं, पूर्व पद, ठीक है। ये क्या होता है आपका, पूर्व पद होता है विशेषण, ठीक है। और जो आपका उत्तर पद है ना, उत्तर पद, उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य, ठीक है। और आपको विशेषण और विशेष्य पता है क्या होते हैं, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना भाई। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण, ठीक है। विशेष्य क्या होते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेष्य, ठीक है। और ये भाई संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, ठीक है ना, बस आपको ये बात समझनी है, ठीक है। और मैंने इनकी परिभाषा लिखी हुई है नीचे, देखो विशेषण, पढ़ लेना इस चीज़ को, विशेषण विशेष्य, ठीक है ना। नोट देखो, विशेषता हमेशा संज्ञा सर्वनाम की बताई जाती है और संज्ञा सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझा दी। एग्जाम्पल देखो, जैसे नील गगन, गगन कैसा है, नीला, मतलब कि दूसरे पद की विशेषता कौन बता रहा है, पहला पद बता रहा है भाई, ठीक है। महावीर, वीर कैसा है, महान, ठीक है। खड़ी बोली, बोली कैसी है, खड़ी, ठीक है। पीताम्बर, वस्त्र कैसे हैं, पीले, ठीक है ना। बस आपको ये बात समझनी है, ठीक है। दूसरे पद की विशेषता हमेशा पहला पद बताएगा, ठीक है। और पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य है, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट, फोर्थ है भाई द्विविंगु समास। द्विविंगु समास क्या होता है, देखो, जिस समस्त पद का पूर्व पद या पहला पद भाई संख्यावाचक विशेषण हो, मतलब कि गिनती हो, ठीक है। सिंपल भाषा क्या है कि इस समास का पहला पद आपको गिनती के रूप में मिलेगा, ठीक है, वही होगा आपका द्विविंगु समास, ठीक है भाई। जैसे नवरात्रि, मतलब नवरात्र 9, ठीक है। चौराहा मतलब 4, त्रिलोक मतलब 3, चतुर्थ मतलब 4, नवरात्र मतलब 9, त्रिवेणी मतलब 3, ठीक है। तिरंगा मतलब 3, ठीक है भाई। इस तरह से भी आपको जो है ना पहला पद हमेशा गिनती के रूप में मिलेगा, ठीक है, वही होगा आपका द्विविंगु समास, ठीक है। और इस समास को आप भाई आसानी से पहचान लोगे, ठीक है। अब देखो फिफ्थ है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं प्रयोग होते हैं भाई, ठीक है ना। और इस समास में जो है ना हमेशा दोनों के बीच युद्ध होता है, ठीक है, ठीक है ना, कि मैसेज टू, इस तरह से भी, ठीक है। नोट है एक, द्वंद्व समास में भाई योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दोनों पद हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। जैसे रात दिन, लाभ हानि, सुख दुख, ऊंच नीच, आगे पीछे, ठीक है भाई। एक पद मतलब एक मतलब जो पद है ना एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब विपरीत है भाई, ठीक है, ये बात समझनी है आपको। और इसमें आपको भाई योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब 6 देखते हैं, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक है ना। इस समास में भाई कोई पद प्रधान नहीं होता और हमेशा इस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, ठीक है ना। ये जो है दो पद मिलकर हमेशा किसी तीसरे की ओर इशारा करेंगे, जैसे नीलकंठ, ठीक है, कंठ कैसा है, नीला, अर्थात महादेव, ठीक है। पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात विष्णु जी, ठीक है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी, ठीक है। सूर्य पुत्र, पुत्र किसका है, सूर्य का, अर्थात अंगराज कर्ण, ठीक है भाई। इस तरह से भी ये आपके समास थे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, यदि बहुव्रीहि कर्मधारय और द्विविंगु समास
एक साथ आ जाएं तो हमेशा पहली प्राथमिकता बहुव्रीहि समास को दी जाती है भाई, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी है। अगर तीनों एक साथ आ जाए ना तो पहली प्राथमिकता हमेशा बहुव्रीहि समास को दी जाएगी, ठीक है। और जब इसके क्वेश्चन लगाएंगे ना, इस बात को मैं आपको समझाऊंगा कैसे दी जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है पीछे भी। पूर्व पद प्रधान किसको होता है? अव्ययी भाव समास का भाई, ठीक है। उत्तर पद प्रधान किसको होता है? तत्पुरुष समास का, कर्मधारय व द्विलिंग समास का, ठीक है। दोनों पद प्रधान किसको होते हैं? द्वंद्व समास के, युद्ध होता है दोनों के बीच में। दोनों पद प्रधान नहीं होते, दोनों पद प्रधान, यार इसमें टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ये दोनों पद अप्रधान हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हुई है अभी यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पे ये अप्रधान है। दोनों प्रधान मतलब दोनों पद अप्रधान किसको होते हैं? बहुव्रीहि समास के भाई, ठीक है ना। ये भी आपको टेबल से याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए भाई आपको ये चीज़ें, ठीक है। सीधा पूछ लेता है। देखो छोटा सा टेस्ट है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं भाई? समास, ठीक है। ये आपको पता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, छोटा, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है? अवयवी भाव समास कौन सा होता है भाई? जिसका पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो, मतलब प्रतिदिन, ठीक है ना। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा मतलब चार, मतलब गिनती आ रही है, और गिनती किस में आती है? द्विलिंग समास में, ठीक है भाई। देखो 10 मुख, 10 मुख मतलब 10 मुख है जिसके, ठीक है। मतलब कौन? रावण, ठीक है। 10 मुख, गिनती भी आ रही है, ठीक है। द्विलिंग समास ना होके ये होगा बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। जहाँ पे भी भाई द्विलिंग समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास आ जाए तो पहली प्राथमिकता हमेशा बहुव्रीहि समास को दी जाती है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। 10 मुख मतलब, ठीक है, 10 शीर्ष है जिसके, अर्थात रावण, ठीक है भाई। सुपुरुष, सुपुरुष मतलब सु क्या रहा है? उपसर्ग है, किसका? संस्कृत का उपसर्ग भाई ये, तो कौन सा समास है? अवयवी भाव समास, ठीक है। लंबोदर, लंबा है दर जिसका, मतलब कौन सा समास है? मतलब अ, गणेश जी, ठीक है भाई, तो बहुव्रीहि समास है, ठीक है। देश प्रेम, देश से प्रेम, ठीक है, तो कौन सा उपसर्ग है? तत्पुरुष समास। साग पात में कौन सा समास है भाई? बताओ, इसमें योजक चिन्ह प्रयोग हुआ है, तो कौन सा समास है? हाँ, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में से योजक चिन्ह प्रयोग होता है भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई, थैंक यू।